सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। चर्चा का कार्यक्रम शुरू करें विषय को प्रवर्तन के साथ। उससे पहले लेकिन आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। सूर्य आज उत्तरायण हुए हैं। सूर्य का उत्तरायण होना भारत के पारंपरिक इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है। तमाम मांगलिक कार्य आज के साथ में शुरू होने की परंपरा महाभारत काल से ही उल्लेखित होती हुई आई है। तो आज जब देश के 5 राज्यों में चुनावों का घटनाक्रम चल रहा है तो उसके तहत आज भी कई घटनाक्रम घटित हुए, लेकिन हम उन घटनाक्रमों में से केवल उत्तर प्रदेश पर ही अपनी बात को केंद्रित रखेंगे। इसलिए रखेंगे क्योंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में आज का दिन खासा अहम रहा। इसीलिए हमारा आज का विषय हमारा है कि संक्रांति पर सपा की क्रांति, योगी की दलित शांति। संदर्भ यह है कि आज समाजवादी पार्टी ने कमाल कर दिया। वो भारतीय जनता पार्टी जो ऐसे चुनावी मौसम में अमूमन अपने यहाँ पर अन्य दलों के लोगों के प्रवेश के कार्यक्रम करती है, वो भारतीय जनता पार्टी ताकते रह गई, टापते रह गई। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2 मंत्री समेत 8 बागी भाजपाइयों को सफाई कर दिखाया। बड़ा जलसा हुआ, भीड़ भाड़ जुटी। उसका नतीजा ये भी हुआ कि शाम तक होते होते 2500 सफाइयों के खिलाफ महामारी अधिनियम और धारा 144 के तहत उल्लंघन के मामले भी दर्ज हो गए। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ इसके काउंटर में, इसकी प्रतिक्रिया में गोरखपुर में पाए गए और वहां पर एक दलित के घर उनका भोजन करते हुए, खिचड़ी खाते हुए वीडियो तमाम चैनलों पर दिन भर वायरल होता रहा। तो आज हम इसी बिंदु पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी की और जिस प्रकार से रुख नेताओं का चल निकला है, खासतौर पर भाजपाइयों का, वो अपने आप में कमाल की बात है। अन्य दल भी अछूते नहीं हैं। कांग्रेस जो नई उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित होने की कोशिश में है, उसके साथ में भी बड़ा खेल आज हो गया। अभी अभी सूची जारी की थी प्रियंका गांधी ने, उनमें से एक प्रत्याशी आज सपाई के सदस्य हो गए। तो कुल मिला के क्या कांग्रेस की उम्मीदों को इसके कारण से कोई झटका लगा, समझने की कोशिश करेंगे। जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि आज इस दल परिवर्तन के कार्यक्रम के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े मुखर होकर बोले। उन्होंने कहा कि भाजपा ही बोल रहे हैं 80 बनाम 20 की लड़ाई है, पर लड़ाई 80 बनाम 20 की नहीं, अब 85 बनाम 15 की है। 85 हम हैं और 15 में भी कई बंटवारे हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की कहानी क्या कह रही है, इसी पर हम बात करेंगे। 4 खास मेहमान उत्तर प्रदेश की राजनीति की इस बातचीत के लिए हमारे साथ हिस्सा बन रहे हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और देश की राजनीति में दिलचस्पी का विषय बन चुके उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर कुछ बात करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कालिदास जी का दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा था कि अप्याकर समुत्पन्नो रत्न जाति पुरस्कृतः जात रूपेण कल्याणी मणि संयोग महर्ति। अर्थात हे देवी, खान से निकले हुए सर्वोत्तम रत्न को भी सोने में जड़ने की आवश्यकता तो पड़ती ही है। महाकवि कालिदास ने ये बात रत्नों के संदर्भ में कही थी जो तमाम खानों से निकलते हैं, लेकिन वर्तमान में ये राजनीति की खान से जो तमाम नेता निकल रहे हैं वो भी इसको सार्थक सिद्ध करते हैं। तमाम नेता समय समय पर अलग अलग पार्टियों में अपने आप को जड़वाते हैं, बताते हैं कि यही स्वर्ण है। 5 साल तक उस स्वर्ण के साथ रहने के बाद में फिर किसी और अंगूठी का हिस्सा बनने के लिए लालच हो जाते हैं और उस समय बताते हैं कि जिसको हम स्वर्ण समझकर जड़े थे वो असल में सोना नहीं था, पीतल था। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा में जड़े हुए नजर आए, पिछले 5 साल से भाजपा में जड़े हुए थे और अब समाजवादी पार्टी के मुकुटमणि होने की कोशिश में है। इसी आलोक में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए सुरेंद्र राजपूत जी है। कांग्रेस पार्टी के विचारवान प्रवक्ता है। जब भी बात करते हैं कुछ संजीदा बात करते हैं। राजेश चौधरी जी हमारे साथ में, वो भारतीय जनता पार्टी जो अमूमन आक्रामक रहती है इस समय बड़ी मुश्किल में दिखाई दे रही है। राजेश चौधरी जी इस मुश्किल का क्या निदान निकालते हैं, हमें जानने में दिलचस्पी है। जावेद अहमद साहब है हमारे पास समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। आज का दिन तो उन्हीं का दिन है, कमाल कर दिया समाजवादी पार्टी ने। और विनोद अग्निहोत्री इन सब के बीच में अपनी निष्पक्ष राय देने के लिए देश के प्रबुद्ध पत्रकारों में शुमार, वह भी हमारे साथ है। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजेश चौधरी जी से ही करते हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं ये जो खेल हो गया आपके साथ में, कैसे निपटेंगे इस खेल से, कैसे जानेंगे आप, हमारी दिलचस्पी है। लेकिन आप कुछ कहें उससे पहले जरूरी हो जाता है कि आज जो कुछ नेताओं ने कहा उस पर भी एक निगाह डाल ली जाए। क्या बोले अखिलेश, क्या बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, सुनना चाहिए हमें। तो पहले उनकी बात सुनते हैं और फिर राजेश चौधरी जी को सुनते हैं। सुनिए।
सरकार बनावे दलित और पिछड़े, और मलाई खावे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। खुशी ये है कि इस बार पत्रकार साथियों को भी नहीं पता लगा, लेकिन ये पत्रकार साथी सब अपने साथ आ गए हैं। अब कोई खिलाफ नहीं है, कोई खिलाफ नहीं है, सब चल रहा है आजकल तो, सब साथ हैं अपने। और न केवल हम लोग हटाना चाहते हैं, ये लोग भी हटाना चाहते हैं। इसलिए इस मौके पर मैं एक एक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं, एक एक नेता का धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां बहुत सारे लोग हैं जो कई दिनों से मैं देख रहा हूं। तो सब साथ हैं, यहाँ तक विनोद अग्निहोत्री जी भी साथ हैं। कुल मिला के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान से ऐसा लग रहा है। बाकी तो विनोद जी जब मौका आएगा तब वो बताएंगे कि वो किसके साथ हैं। लेकिन राजेश चौधरी जी, अब आपसे जानने में दिलचस्पी है, आपके प्रिय सम्माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य बता रहे हैं, करते क्या है आप? सरकार बनाएं दलित और पिछड़े, मलाई खाएं वो अगड़े। कितना दिल दुख रहा है राजेश चौधरी जी आपका? देखिए, दिल हमारा नहीं दुख रहा जी, दिल तो उनकी पीड़ा प्रकट हो रही है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए जी, किस तरह से वो बोल रहे हैं जी, किस तरह से मलाई चाटने की बात कर रहे हैं। तो मतलब वो मलाई यहाँ नहीं चाट पाए जो पिछली सरकारों में वो चाटते थे जी। यहाँ तो एक योगी आदित्यनाथ साधु महंत संत की सरकार है, तपस्वी की सरकार है, ईमानदार व्यक्तित्व की सरकार है। तो यहाँ उनका जो एजेंडा चलता था ये वाला, वो यहाँ चल ही नहीं पाया। तो उनकी पीड़ा है। दूसरी एक बात और कहूंगा, मैं उनके बोलने की शैली देख रहा था, किस तरह से वो अहंकार की भाषा बोल रहे। जैसे गांव में बचपन में देखते थे रावण जब आता था पर्दे पर रामलीला में, तो उसकी सेम यही हालत होती थी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की हो रही है जी। और अहंकार जब रावण का नहीं बचा तो मौर्य साहब, ये तो लोकतंत्र है, ये तो लोकतंत्र है। इसका मतलब मलाई खाने आप वहां गए, आप भ्रष्टाचार करने वहां गए, बेईमानी करने के लिए आप वहां गए। अरे आपको सर आंखों पर रखा था भारतीय जनता पार्टी ने। एक बेटे को टिकट नहीं दिया तो इतनी नाराजगी, खत्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा। अरे कौन किसको खत्म करेगा ये तो वक्त बताएगा मौर्य साहब। कोई किसी को खत्म नहीं कर देता। आदमी के अपने कर्म उसको आगे ले जाते और अपने कर्म या खत्म कर देते। समाप्त होने के लिए तो आप उनके जहाज में जाकर के बैठ गए जी। तो इनका राजनीतिक चरित्र सब जानते हैं। राजेश चौधरी, ये चरित्र आपको अब जाके समझ में आया? 5 साल तक जिनको आप राम समझकर हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे, अचानक दल क्या बदला, आपको वो रावण दिखाई देने लगे? समझ नहीं पा रहे हम। आप उन्हें भी टिकट देते थे, उनके बेटे को भी टिकट देते थे, उनकी बेटी को भी टिकट देते थे, तब आपको दिखाई नहीं दिया। और स्वामी प्रसाद मौर्य को जाने दीजिए, दारा सिंह चौहान वो भी बसपा से आए थे, आपकी पार्टी ने ऐसे स्थिर आंखों बिठाया, मंत्री नहीं बनाया, पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया, वो भी साथ छोड़ गए। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित पिछड़े आपके खिलाफ हो गए, जो वो बात कह रहे हैं? आप हिंदू बनाम मुस्लिम के फेर में थे और अभी ये दलित पिछड़े बनाम अगड़े की लड़ाई में तब्दील कर दिया, भाजपा के लिए राह को मुश्किल कर दिया। कैसे निपटेंगे आप इससे? हिंदू मुस्लिम का खेल आप खेलना चाहते थे, उन्होंने जाति के खेल में आपको उलझा दिया। हिमांशु जी, दलित पिछड़ा अगड़ा जो भी ये बात करते हैं ना, पिछड़े का मतलब तो इनका परिवार ही होता है। किस सामान्य घर के पिछड़े को इन्होंने ला करके आगे बढ़ाया, एक उदाहरण बताए ना जी। अब खुद से शुरुआत करेंगे, बेटे से लेके पत्नी से लेके पुत्री से लेके चाचा ताऊ भाई भतीजा भांजा, यहाँ इनका पिछड़ापन और पिछड़ा समाज समाप्त हो जाता है। जी, इन सब ने देखा है।
बताएंगे, उदाहरण देंगे हमने ये काम कर दिया, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो। रही बात हमने उन्हें पदाधिकारी और मंत्री बनाने की, हमारे साथ थे तो हम सबका सम्मान करते हैं जी। अपमान करना हमारी कार्यशैली में नहीं है जी। सबका सम्मान करते हैं हम। हमारी पार्टी में जो होगा सम्मानित है, हमारे यहाँ तो सब बराबर है। यहाँ पे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं कि यादव परिवार की, समाजवादी पार्टी, मायावती की, बहुजन समाज पार्टी, तो ये तो सब यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम नहीं करती है। हमारे यहाँ तो सब कार्यकर्ता बराबर है। कोशिश की थी, सम्मान उनको नहीं अच्छा लगा तो छोड़ के चले गए। अब बेटे को नहीं टिकट दे पाए तो चले गए, अब क्या कर सकते हैं उनका? क्या कर सकते हैं उसका? राजेश चौधरी जी की बेबसी के संदर्भ में सुरेंद्र राजपूत को कुछ जवाब सूझ रहा है? राजेश चौधरी जी कर रहे हैं सब तो किया, अब फिर भी चले गए, क्या करें हम? कुछ कहेंगे सुरेंद्र राजपूत जी? क्या करें चौधरी जी और क्या करे भाजपा? हिमांशु भाई, मूल रूप से राजेश चौधरी जी की दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हो रही हैं जी। पहली चीज तो राजेश चौधरी जी खींच रहे हैं बहुत ज्यादा जी। दूसरी चीज, राजेश चौधरी जी और इनकी पूरी पार्टी अहंकार में है जी। खींच भी इनकी समझ में आती है, अहंकार भी समझ में आता है, क्योंकि दोनों चीजें डर से उत्पन्न होती है। जी। आने वाले समय में जो ये चेहरा देख पा रहे, क्योंकि राजेश चौधरी जी एक अच्छे नेता भी हैं और चीजों को समझते भी हैं, तो ये आने वाले समय में अंधकार अपना देख पा रहे हैं। तो इसलिए ये उस खींच और उस अहंकार को के जरिए अपने डर को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखिए, अभी विनोद भाई भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे पुराने साथी जावेद भी है जी। आप देखिए, अभी से कुछ समय पहले क्या था कि इनके पास एक ईडी नाम की चिड़िया होती है, एक सीबीआई का नाम का तोता होता है, एक इनकम टैक्स नाम की चीज होती है और एक पुलिस प्रशासन होता है। जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, वैसे ये सारा का सारा अमला जो है, ये प्रशासन जो है इनके हाथ से चला गया। और जैसे ही ये प्रशासन इनके हाथ से गया, वैसे ही इनके यहां से भगदड़ मचनी शुरू हो गई। आप देखिए, जब इनके यहां पर इस तरीके की घुटन थी, तो उत्तर प्रदेश की जनता कितनी घुटन महसूस कर रही जी। आप आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी को परिवारवादी कह सकते हैं, भाई दारा सिंह चौहान की क्या बात हो गई जी? भाई क्या वो ब्रजेश प्रजापति, उसकी क्या बात हो गई? या वो जो क्या नाम धर्म सिंह सैनी है, उनकी क्या बात हो गई जी? देखिए, जब तक आपके साथ कोई था, आता हुआ इश्क बहुत अच्छा होता है और जाते हुए इश्क की पीठ पर दाग है, ये कौन सा तरीका है? मत कहिए ऐसी बातें। जाते हुए इश्क को भी कल फिर हो सकता है, अगर वो आपकी तरफ आने लगे तब क्या कहिएगा? जाते हुए इश्क पर दाग मत लगाइए सुरेंद्र राजपूत जी, आपका कहना है। लेकिन मेरी आपसे जानने में थोड़ी और उत्सुकता है, ये जो जा रहे हैं इश्क भुलाकर, वो अखिलेश जी की साइकिल में सवार क्यों हो रहे हैं? हाथ से हाथ क्यों नहीं मिला रहे हैं? इस पर भी कोई टिप्पणी करेंगे? एक बात। और दूसरा जानना यह है कि क्या हो रहा है आपके साथ में? कल सूची जारी की है, चमरुआ सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी यूसुफ अली, कल टिकट मिला, आज सफाई हो गए। इतनी बुरी हालत देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की, इस पर भी कोई टिप्पणी सुरेंद्र राजपूत जी? दोनों बातें मैं आपको बताता हूं। देखिए, वो कौन कहां आता है ये हमारा विषय नहीं है, ये विषय है जो लोग वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं जी। हमारा विषय ये है कि उस पार्टी में भगदड़ मची हुई है जी। उस पार्टी से लोगों का विश्वास खत्म हो गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विश्वास खत्म हो गया है, जनता का विश्वास तो अपने आप ही खत्म हो गया जी। तो मेरा ये मानना है कि वो कहां भगदड़ में कहां जाते हैं, वो उनका विषय। एक बात। दूसरी बात आपने जो कही हमसे कांग्रेस पार्टी के लिए, तो निश्चित तौर पर ये एक समस्या हमारे लिए हमारे सामने आई है, इस पर भी हम देखेंगे। हम इस पर ये नहीं कहने वाले कि नहीं साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। निश्चित तौर पर कहीं कोई कमी रही होगी हमारी क्या नाम प्रत्याशी को चुनने में, उसको आने वाले समय में हम ठीक करेंगे और इस बात को हम आगे आने वाले समय में ध्यान भी रखेंगे। हाँ, हम श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं। हम अपनी प्रतिज्ञाओं के साथ जा रहे हैं। हम 40% महिलाओं की भागीदारी के लिए जा रहे हैं। हमने वो टिकट दिए राजनीति के विमर्श को चेंज करने के लिए, जहां पे सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात हो। अगर आप देखें, उन्नाव में हमने किसे टिकट दिया? तो जो रेप पीड़िता की मां है जी। और हम धन्यवाद देंगे क्या नाम अखिलेश यादव जी का भी, कि कम से कम इन्होंने उनके खिलाफ प्रत्याशी न उतारने का फैसला किया जी। राजेश चौधरी जी किसको टिकट दे रहे हैं? वो सबके
परिवार के लोगों को टिकट दे रहे हैं, एक बात। दूसरी बात आप देखें कि हम किसको टिकट दे रहे हैं, हम आप ही की फर्टिलिटी से, विनोद भाई की फर्टिलिटी से निदा को टिकट दे रहे हैं जी। विमर्श को चेंज करने के लिए टिकट दे रहे हैं, उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जो संघर्षों की पैदाइश है। संघर्षों की पैदाइश है। सुरेंद्र राजपूत जी के साथ में एक बात बड़ी अच्छी है, वो इतनी आसानी से अपनी गलती स्वीकार करते हैं। अगर कांग्रेस ने ऐसी फितरत अपनी देश के संदर्भ में मानी होती तो अब तक कांग्रेस कहाँ की कहाँ पहुंच गई होती। सुरेंद्र राजपूत जी ने जो ज्ञान स्वयं के संदर्भ में लिया, अपनी पार्टी को क्यों नहीं दे पाते, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन मैं समझना चाहता हूँ सुरेंद्र राजपूत जी आपसे, भाजपा में भगदड़ मच रही है, ये आपने कहा, वहां विश्वास का संकट पैदा हो गया है, ये भी आपने कहा, पर क्या इस बात को आप महसूस कर रहे हैं कि वहां की भगदड़ समाजवादी पार्टी में आने के लिए भी मच रही है? वहां पे जो विश्वास खत्म हुआ है वो विश्वास समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है। क्या इस पर भी कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? आपके लिए 2022 मुश्किल जा रहा है, 2027 के लिए ही कुछ करना पड़ेगा। हम तो बहुत स्पष्ट जानते हैं कि पिछले 4 सालों में हिमांशु भाई, अगर आप देखें, उम्भा की घटना से शुरू हुआ था। विनोद भाई इसके, विनोद अग्निहोत्री साहब इसके गवाह हैं जी, कि उम्भा में दलितों का नरसंहार हुआ भारतीय जनता पार्टी के राज में। कौन गया वहां? श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस खड़ी हुई, और चुनार के किले में जब प्रियंका गांधी जी को बंद किया तो बिजली और पानी भी काट दिया जी। उसके बाद अगर आप देखें, उन्नाव की महिला दलित, क्या नाम, उन्नाव रेप कांड पे किसने लड़ाई लड़ी? तो कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी। कोरोना काल में किसने लड़ाई लड़ी? तो कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी। लखीमपुर में जब साड़ी कांड हुआ, किसने लड़ाई लड़ी? तो कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी। हाथरस में किसने लड़ाई लड़ी? तो कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी। उत्तर प्रदेश में जितनी भी बातें हुई हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में थार की मार से जब किसान मरा तो किसने लड़ाई लड़ी? कौन जेल गया? प्रियंका गांधी जी जेल गई। आपको याद होगा कि पिछले 3.5 साल में 18,500 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के जेल गए हैं, और किसी प्रतिपक्षी पार्टी के गए हो तो मुझे बता दीजिए। मुझे बताइए सुरेंद्र राजपूत जी, एक मासूमियत भरा सवाल कार्यक्रम में पूछ रहे हैं, पिछले 3.5-4 साल से लड़ाई किसने लड़ी? कांग्रेस ने लड़ी। तो जावेद अहमद साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है और उनसे जानने में दिलचस्पी है मेरी कि पूरी लड़ाई प्रतिपक्ष के नाते से सुरेंद्र राजपूत जी दावा कर रहे हैं उनकी पार्टी ने लड़ी, और अभी जब मौका आ रहा है तो सबको आप अपनी साइकिल पे सवार कर रहे हैं। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? लड़ाई जिस पार्टी ने लड़ी, कांग्रेस पार्टी ने, उसके साथ लोगों को जाने देना था। ये लोग आपकी ओर क्यों आ रहे हैं? क्या ऐसी डील आप कर रहे हैं जिसके चलते लोग आपके पास आ रहे हैं? देखिए आदरणीय हिमांशु जी, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी है, तो शासन बनाम विकास के मुद्दे पर है, अन्याय बनाम न्याय के मुद्दे पर है, और समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जनता ने उनमें अपना भरोसा व्यक्त किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से उत्तर प्रदेश को वह मुक्त करा सकते। तो आज वह स्थितियां हैं। ये भरोसे की बात होती है, लोकतंत्र भरोसे पर चलता है, और समाजवादी पार्टी की सीधे सत्ता से लड़ाई, सत्ता से संघर्ष है, उस सत्ता से जी जिसने महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार का एक बड़ा महल खड़ा जी। उस भाषा का उपयोग किया गया उत्तर प्रदेश और देश के अंदर 2013 से वो निरंतर बढ़ता गया जी। जैसे लगता है कि देश के अंदर एक कुपड़ों की बड़ी जमात खड़ी हो गई है जी। किसान के ऊपर लाठी चले, किसान से उसके अधिकार छीने जाए, किसान को महंगी बिजली दी जाए, किसान के नलकूप की सब्सिडी छीन ली जाए, किसान को यूरिया में सब्सिडी देने के नाम पर ठगा जाए और अपने मित्रों को लाभ पहुंचाया जाए। आज यूरिया उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रही है, प्राइवेट लेने से सहकारी समितियों में खाद नहीं है, निजी आप दुकानों से लेने जाएं तो यूरिया के साथ सल्फर और जिंक जबरन देने का प्रयास किया जा रहा है। किसान जाए तो जाए कहाँ? किसान अन्ना जानवरों से भयभीत परेशान। रायबरेली जनपद में कल रात में अपने खेत की रखवाली करते हुए एक किसान की मौत हो गई। आखिर इन समस्याओं के, देखिए गौशाला के नाम पर कितना भ्रमित किया गया, गाय माता के नाम पर। गाय हमारे देश की आस्था का प्रतीक है, उस पर कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन ये जो लोग गाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, बाजार में 7 से 8 रुपए किलो भूसा, और ये क्या दे रहे हैं? 1 रुपए किलो के अनुदान दे रहे हैं। आप बताइए, गाय माता मौत के मुंह में नहीं जाएगी क्या? वो जीवित रहेगी।
आप बताइए, आप बेटी बचाओ की बात करते हैं, आपका विधायक किस तरीके से दुराचार करे, दुष्कर्म करे, स्कूल जाती बेटियों के साथ दुराचार हो, उन पर तेजाब फेंका जाए, ये सब क्या है? और आपका एक पूर्व केंद्रीय मंत्री किस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों के साथ, मासूम बेटियों के साथ क्या क्या नहीं कर रहा, और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से सीधे उनको बचाने का प्रयास करेंगे। अभी कोई कह सकता है कि कुलदीप सिंह को तो सजा दे दी, अरे कुलदीप सिंह जी को तो अंतिम समय तक गिरफ्तारी से बचाने का प्रयास हुआ, जब कोर्ट का डंडा चला तो व्यवस्था सामने आई, उसके बाद भी भाजपा के एक संत सांसद लगातार मिलने चले जाते हैं जेल में। तो ये जो है जावेद जी, आप इतनी सारी विफलताएं गिना रहे हैं, लेकिन आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें इन विफलताओं पर तो बात नहीं थी। उसमें तो कुल मिला के जाति पर बात थी। उसमें तो बताया जा रहा था कि ये जो सरकार बनाते हैं वो तो दलित और पिछड़े बनाते हैं, अगले तो मलाई खाते हैं, अर्थात आपको ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया इनसे बड़ा परहेज है, ऐतराज है आपको इनके होने से समाज में। तो ऐसे में क्या आप सबका साथ सबका विकास कर लेंगे? एक सवाल। दूसरा, आपसे जानने में दिलचस्पी है कि ऐसा नहीं लगता है कि आप केवल पिछड़ा वर्ग की राजनीति करते रह जा रहे हैं? आप पिछड़ों को इकट्ठा कर रहे थे और योगी आदित्यनाथ संक्रांति दलित के घर जाकर खिचड़ी खाकर बना रहे थे, कैसे निपटेंगे आप? नहीं, आदरणीय हिमांशु जी, आज दलित के घर खिचड़ी खाने गए थे, ये क्या है? ऑपरेशन डैमेज कंट्रोल। जब हाथरस में दलित की बेटी के साथ किस तरीके की क्रूरता और निर्ममता की गई, और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में किस तरीके से मौत का शिकार हो चुकी उस बेटी को कलंकित कर रहे थे। डीजीपी हेडक्वार्टर में डीजीपी, एडीजी, एलओ ये किस तरीके के बयान दे रहे थे, सरकार के मंत्री किस तरीके से बयान दे रहे थे, और धार्मिक आधार पर अंतिम संस्कार का सम्मान भी किस व्यक्ति ने छीना? उस व्यक्ति के नेतृत्व वाली सरकार ने छीना जो अपने को पीठाधीश्वर और महंत कहते हैं। किस तरीके से कूड़े के ढेर पर डीजल और पेट्रोल डालकर जलाया गया। उस समय दलित के साथ समता और ममता का व्यवहार क्यों नहीं किया? आज जब चला चली की बेला है, जब उत्तर प्रदेश की जनता का वो विश्वास खो चुके हैं, भरोसा खो चुके हैं, तो ये जो जाति की बात की, विवेक तिवारी की हत्या किसके कार्यकाल में हुई? कमलेश तिवारी की लखनऊ में हत्या किसके कार्यकाल में हुई? कमलेश तिवारी की सुरक्षा योगी जी की सरकार ने छीनी। योगी जी का विकास देखने गया नौजवान मनीष गुप्ता योगी जी के की पुलिस के हाथों मारा गया, और महोबा का वो व्यापारी, वो सम्मानित व्यापारी, वृद्ध व्यापारी जो योगी जी से शिकायत करने गया था और घर वापस जाता है, तो योगी जी की तरफ से नागरिक सुरक्षा व्यवस्था का जनपद का जिम्मेदार। एक सवाल करना चाहता हूं, फिर मैं विनोद अग्निहोत्री जी के पास जाऊंगा। आप जितनी बात बता रहे हैं कि वो मनीष गुप्ता के साथ ऐसा हो गया, विकास तिवारी के साथ ऐसा हो गया, उन्नाव के अंदर एक महिला के साथ बलात्कार हो गया, एक बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, 5 साल शासन रहा अखिलेश यादव का। क्या जावेद अहमद साहब यहाँ इस कार्यक्रम में कहने की स्थिति में है कि जब समाजवादी पार्टी का शासनकाल था, जब माननीय अखिलेश यादव इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री थे, उस समय किसी महिला के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ था, उस दौरान किसी व्यक्ति की कोई हत्या नहीं हुई थी, उस दौरान किसी किस्म का अपराध इस प्रदेश में नहीं होता था? क्या जावेद अहमद साहब ऐसा कोई दावा करने की स्थिति में है ताकि लगे कि देखो योगी आदित्यनाथ के राज में क्या कुछ नहीं हो गया? और बताइए, क्या स्वर्णिम शासन काल था? या तो रामचंद्र जी के काल में था स्वर्णिम काल, या समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का स्वर्णिम काल था? ये सवाल स्वर्णिम काल का नहीं, ये जो आपका सवाल है, आप तुलनात्मक अध्ययन जब किया जाएगा तो समाजवादी पार्टी की अखिलेश जी के सरकार के समय में अपराध की दर क्या थी और योगी जी के कार्यकाल में अपराध की दर क्या थी। जब प्रदेश का मुखिया ठोको नीति की बात करेगा, उस समय के योजना आयोग और आज के नीति आयोग के जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं, और जिसको बार बार झुटलाया जाए, छीना पीट के कहा जाए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को हमने संवैधानिक दर्जा दे दिया, और उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, योगी जी उसकी खिल्लियां उड़ाए, पूरी योगी जी के नेतृत्व की सरकार उसकी खिल्ली उड़ाए कि कोई घोटाला नहीं हुआ। क्या जिन सहायक शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ वो पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं थे? दलित की बेटी के साथ जब बलात्कार हुआ वो हिंदू नहीं थी? जब बांदा के कृषि विश्वविद्यालय के 15 पदों पर 13 एक जात विशेष के लोगों की नियुक्ति हो जाती है और दलितों का और पिछड़ों का अधिकार मारा जाता है, वो हिंदू नहीं है?
यही सहायक शिक्षक भर्ती में अनुसूचित जनजाति के नौजवानों का, बेरोजगारों का अधिकार मारा जाता है, तब वो हिंदू नहीं थे। ये किस कई सारे सवाल जावेद अहमद साहब के पास में है, पर एक आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे विनोद जी के पास जाना है, कि इतनी बुरी सरकार चलाई, इतनी बुरी सरकार चलाने में जो सहयोगी थे, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे, धर्म सिंह सैनी भी थे, 16 तारीख को आने वाले दारा सिंह चौहान भी शामिल थे, और बाकी बचे हुए वो 6 विधायक भी जो आज आपके साइकिल पे सवार हुए, इन सब ने सहयोग दिया था इस सरकार को चलाने में, जिस सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता का जीना हराम कर दिया आपके शब्दों में। तो आपने ऐसे लोगों के लिए कालीन क्यों बिछाया जावेद साहब? जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इतना बड़ा गुनाह किया है, उनको सजा दिलाने के स्थान पर उनके गले में फूल माला डालने की ये बेताबी समाजवादी पार्टी की क्यों है, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने संवैधानिक पद की शपथ ली थी, उस दिन से और अधिसूचना जारी होने तक जी सारी क्या घटनाएं थी कि मंत्रियों को बोलने की आजादी नहीं थी, ये सब विवश थे, बेवश थे। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक रफ्तार पकड़ ली है कि जिस राज्य में चुनाव हो, अपने 3-4 फ्रंटल संगठनों को उतार दो। अब उस राज्य में अगर हमारी भाजपा की सत्ता है तो उसकी पुलिस को उतार दो। इसका एक उदाहरण है जिला पंचायत का चुनाव, किस तरीके से बहन बेटियों का चीर हरण किया गया, किस तरीके से जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक भाजपा के स्टार प्रचारक बन गए, किस तरीके से अपराधियों की पत्नी को जो साहब, ये तो आप कह चुके। मेरा सवाल था ये सब वो कब कर पाए, जब इन मंत्रियों और विधायकों का समर्थन योगी आदित्यनाथ की सरकार को प्राप्त था। ऐसे अपराध में जो लोग सहभागी थे, जो गुनहगार थे, उनको सजा दिलाने के स्थान पर आप उनके स्वागत सत्कार के लिए इतने ज्यादा व्याकुल क्यों हो गए? सवाल अनुत्तरित रह गया। लेकिन मैं विनोद अग्निहोत्री जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि भाजपा की इस भगदड़ को और समाजवादी पार्टी का ऐसे नेताओं के सत्कार के लिए लालायित होने को किस दृष्टि से देख रहे हैं आप? पहले तो हिमांशु जी मैं आपके उस सवाल का जवाब दे दूं जो आपने कहा था कि विनोद जी किसके साथ हैं। जी विनोद जी और हिमांशु जी एक ही साथ हैं जी। क्योंकि हम आप एक ही बिरादरी के हैं जी। तो इसलिए हम आप जो है एक साथ हैं, जहां भी होंगे एक साथ होंगे जी। तो दूसरी बात ये है कि लालायित क्यों हैं लोग, इसलिए ये मैं इसको इस रूप में देख रहा हूं। देखिए सुरेंद्र राजपूत जी बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से इनकी नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 साल में बहुत मेहनत की है और जो इन्होंने गिनाया मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, वो सब तथ्य है। लेकिन समस्या क्या है कि समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले का जो भरोसा वो समाजवादी पार्टी ने लोगों को ज्यादा दिलाने में कामयाबी हासिल की है कि भाजपा से अगर मुकाबला कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। उसका कारण है, कारण यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव सीधे सीधे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उनके वो स्टेक होल्डर हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के। कांग्रेस में प्रियंका गांधी का तय नहीं कि वो चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, मुख्यमंत्री बनेगी कि नहीं बनेगी, कौन बनेगा, क्या बनेगा। तो उत्तर प्रदेश की जनता की कैसे जाएगी कांग्रेस के साथ? जो बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए स्टेट के साथ, राज्य के साथ, वो कांग्रेस पार्टी नहीं पैदा कर पा रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है। सुरेंद्र भाई हमारे बिल्कुल अनुजवत हैं, अब वो हो सकता है ये बात न कहे, इसको स्वीकारें सार्वजनिक रूप से, लेकिन सच्चाई यही है। अगर प्रियंका गांधी डे 1 से घोषित कर देती कि मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हूं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह आता तो आज लड़ाई त्रिकोणात्मक होती। मैं समाजवादी पार्टी को खारिज नहीं तब भी करता, लेकिन आज कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई पड़ती। अब सवाल यह है कि बाहर से आप उत्तर प्रदेश को कुछ भी देने के लिए कहें, लेकिन उत्तर प्रदेश को अपना नेता चाहिए, हर राज्य को अपना नेता चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के पास योगी आदित्यनाथ है, समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव है, बसपा के पास मायावती जी है, ठीक है वो सक्रिय अभी उतनी नहीं है लेकिन है। कांग्रेस के पास कौन है? प्रियंका जी हैं लेकिन वो बाहर से हैं। उनसे पूछे आप चुनाव लड़ेंगी, अभी तय नहीं है। मुख्यमंत्री कौन होगा चुनाव के बाद बताएंगे, देखा जाएगा। तो जब ये कैजुअल एटीट्यूड होगा पार्टी का उस राज्य में, तो आप कितने भी मेहनत कर लें, सवाल ये है कि लोग आपकी तरफ उम्मीद से कैसे देखेंगे। तो ये लड़ाई में सेनापति का होना बहुत जरूरी होता है। कोई भी युद्ध बिना कैप्टन में नहीं लड़ा जाता और सेनापति की बहुत जरूरी। वो कांग्रेस पार्टी की एक संकोच, एक जो भी कहें नेतृत्व का, कि उनको लगता है कि शायद प्रियंका जी को घोषित कर देंगे, अगर मान लीजिए पार्टी की सरकार नहीं बनी, सीटें नहीं आई तो क्या होगा। तो भाई युद्ध में जाने से पहले अगर पहले ही सेना सोचने लगे कि सेनापति को अगर बना देगा, युद्ध हार गए तो क्या होगा।
भाई लड़ाई है, युद्ध है, युद्ध आप हारे जीते, युद्ध ठोक के लड़िए। तो वो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए वो जो है जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी से जो लोग छोड़ रहे हैं उनको समाजवादी पार्टी के विकल्प के रूप में दिखाई पड़ रही है, इसलिए सपा के साथ जा रहे हैं। बसपा वो विकल्प बन नहीं पाई। हमेशा आप देखिए जो चुनाव के समय भगदड़ होती है, जो मूवमेंट होता है नेताओं का, वो नेताओं का मूवमेंट किधर होता है? वो नेताओं के साथ जनता नहीं जाती है, जनता के हिसाब से नेता जाते हैं। नेता जब ये जमीन पर देखते हैं कि पब्लिक का मूड क्या है, तब वो किस पार्टी की तरफ है। तो इस समय भाजपा के विरोध में जो लोग हैं, मैं नहीं कह रहा पूरा प्रदेश भाजपा के विरोध में है, लेकिन जो भाजपा के विरोध की जनता है वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रही है, इसलिए नेता समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को अपने वोट बैंक को, अपने जनाधार को, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना है। मैं राजेश चौधरी जी की एक बात से बहुत खुश हूं और सहमत हूं। आज उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि किसी को मिटाने का, किसी को फैसला जो है कोई नहीं करता है, जनता करती है, या ईश्वर प्रकृति नियति जो भी है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो भाषा है वो अहंकार भरी भाषा है कि मैं भाजपा को मिटा दूंगा। बिल्कुल कोई किसी को नहीं मिटा सकता। लेकिन ये चीज तब भी सोचनी चाहिए जब आपके नेता कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, वो भी अहंकार की भाषा थी। क्योंकि कभी किसी राजनीतिक दल के नेता किसी पार्टी के मुक्त होने की बात नहीं कही। नेहरू ने पंथी मुक्त या जनसंघ मुक्त भारत की बात नहीं कही। इंदिरा गांधी ने कभी विपक्ष मुक्त भारत की बात नहीं कही। तो ये शुरुआत वहां से हुई। राजेश चौधरी जी, एक दल का विरोध आप कर सकते हैं, उसको सत्ता से च्युत कर सकते हैं। कांग्रेस जिस दिन कहेगी भाजपा मुक्त भारत, में उसका भी विरोध करूंगा, क्योंकि इस देश को कांग्रेस की भी जरूरत है, इस देश को भाजपा की भी जरूरत है, और इस देश को समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों की भी जरूरत है। इसीलिए ये लोकतंत्र है। तो मुझे लगता है सभी दलों को बजाय एक दूसरे को मरने मिटाने की बात करने की बजाय अपने एजेंडे के साथ चुनाव में जाना चाहिए, और जनता जिसको चुने 5 साल बाद जिसको चुने उसे चुनना चाहिए। पर विनोद जी, थोड़ा मुद्दे पर और केंद्रित होते हैं हम। आपसे जानने में दिलचस्पी है कि आपको तकरीबन 4 दशक से ज़्यादा समय हो रहा है पत्रकारिता में। पिछले कुछ समय से ये दावा किया जाता है कि भाजपा में कोई आवाज़ तो निकाल कर देखे। क्या अचंभा हो रहा है आपको 7 साल के बाद कि भाजपा से आवाज़ छोड़ो, लोग भाजपा से निकलने का भी हौसला कर रहे हैं और इतनी दमदारी से कर रहे हैं? ये आपको कितना अचंभित कर रहा है? और ये अचंभा भाजपा के इस दावे में कि पिछली बार हमारी 325 सीटें थी, इस बार 350 के पार होंगे, उस दावे पे कहां खरी उतरती दिख रही है इस समय भारतीय जनता पार्टी? विनोद जी का अपना आकलन। देखिए हिमांशु जी, मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं हो रहा है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों में इस तरह की भगदड़ बचती है। आप यहां देखिए, हाँ ये जरूर आश्चर्य हो रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से ज्यादातर जो भगदड़ बची वो भाजपा की तरफ लोग आ रहे थे। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में जहां भाजपा 75 सीटें ही जीत पाई, 75 क्षेत्र, वहां भी जो है टीएमसी छोड़ के लोग बीजेपी की तरफ आ रहे थे, जबकि ममता बनर्जी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार, और बाद में वो ज्यादा सीटें और ज्यादा वोट प्रतिशत लेके जीती, लेकिन वहां भी जो मूवमेंट था वो बीजेपी की तरफ था। इसके अलावा और भी राज्यों में इसी तरह का हुआ, लेकिन यहाँ जो मूवमेंट हुआ वो बीजेपी से दूसरी तरफ हो रहा है। तो ये एक जरूर आश्चर्य की बात है। लेकिन पार्टियों में नेता चुनाव के वक्त इधर से उधर होते हैं, और ये पिछले 2017 में आप देखिए सारा मूवमेंट जो था बीजेपी की तरफ था। यही स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी की तरफ जा रहे थे तो उनका हाथों स्वागत किया जा रहा था, वही दारा सिंह चौहान। विनोद जी, मेरा सवाल वापस दोहराता हूं, इसी बात पर तो थोड़ा अचंभा है, और इसको आपकी दृष्टि देखते हैं, इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसने पिछले 1 दशक से लगभग चुंबक के तौर पर बर्ताव किया हुआ था, लोग भाजपा में आते थे, लोग भाजपा में लाए जाते थे, यहां भाजपा अनुनय विनय सारे प्रकार के प्रपंच कर रही है, पर फिर भी लोग जा रहे हैं, दमदारी के साथ जा रहे हैं, खुलेआम जा रहे हैं, चुनौती देते हुए जा रहे हैं। इस बदलाव को आने वाले विधानसभा चुनाव और अगले लोकसभा चुनाव दोनों दृष्टि से विनोद अग्निहोत्री की तीक्ष्ण दृष्टि किस रूप में देख रही है, ये जानने में दिलचस्पी। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है इसके 2 कारण हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो आंतरिक घमासान है वो एक बड़ा कारण है जी, जो नेतृत्व के बीच में, भले ही अभी राजेश चौधरी जी उसका खंडन करेंगे कि सबको एकजुट है, और हर पार्टी के प्रवक्ता को करना भी चाहिए। सुरेंद्र राजपूत से कहूंगा तो वो भी करेंगे, जावेद साहब भी करेंगे, लेकिन वो घमासान है। एक तो वो एक उसका कारण है, और दूसरा जो महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन और तमाम जिन घटनाओं का जिक्र हमारे दोनों प्रवक्ता मित्रों ने किया है, हाथरस और सोनभद्र और आगरा और तमाम सारी घटनाओं का, इस तरह की घटनाएं, उन्नाव और इसके अलावा किसान आंदोलन, तमाम सारे ऐसे मुद्दे उभर कर आए हैं
जिनसे जनता के अंदर एक एंटी इनकम्बेंसी सरकार को लेकर के है, और इसको मानने में कोई संकोच बीजेपी के नेता भी जब उनसे बात करिए ऑफ द रिकॉर्ड तो करते हैं कि हाँ ये बात इस तरह की चीज। ये एक बात ये भी है कि कई चीजें ऐसी में जो भाजपा के पक्ष में भी है, जैसे जो मुफ्त राशन है या क्या कहते हैं कुछ तमाम सारी विकास की घोषणाएं हैं, उनको लेके एक वातावरण है, नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक पिछड़ों की जो गोलबंदी हो रही है जी। देखिए पिछड़ों की गोलबंदी क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण हमेशा देखिए हिमांशु जी, चुनाव जो लड़े जाते हैं वो विकास का मुद्दा तो खाली कॉस्मेटिक होता है जी। चुनाव हमेशा जो है पिछले आप आजादी के बाद से जितने चुनाव देख लिए वो भावनात्मक मुद्दों पर होते हैं, और दूसरा जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उस पर होते हैं। 80 के बाद से और 90 के बाद से तो ये बिल्कुल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सारे चुनाव होते हैं। तो पिछले चुनाव में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को एक सपना दिखाया था कि उत्तर प्रदेश में उनका मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बाद दूसरा कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री हो सकता है, केशव प्रसाद मौर्य जो प्रदेश अध्यक्ष थे। घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन एक ये अवधारणा थी, एक मैसेज था, और मौर्य जी भी उसी तरह से पूरी तरह से सक्रिय थे। लेकिन जब चुनाव हुआ और चुनाव के बाद योगी जी बन गए मुख्यमंत्री, और पूरे 5 साल तक योगी जी मुख्यमंत्री रहे, और योगी जी की सरकार पर जिस तरह एक जाति विशेष को लेकर के आरोप लगा, एक ठप्पा लगा, तो उससे पिछड़ों में कहीं न कहीं एक असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई। एक तो ये कारण है, और बाकी नेताओं के अपने अपने व्यक्तिगत कारण होते हैं। वो सही बात कह राजेश जी कह रहे हैं, किसी के बेटे को टिकट नहीं मिल रहा है, किसी की पत्नी को टिकट नहीं मिल रहा है, किसी के कुछ, वो व्यक्तिगत कारण भी होते हैं। तो माहौल और व्यक्तिगत कारण ये मिला करके ही मूवमेंट होता है। तो एक चीज जरूर देखनी चाहिए इससे कि जो मैंने पहले भी कहा, रामविलास पासवान हमारे भारतीय राजनीति के एक ऐसे नेता थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मौसम विज्ञानी थे। वो भाप लेते थे कि हवा का रुख किधर है और वो चले जाते थे। लेकिन उनसे एक बार बड़ी गलती हुई, 2009 में वो हवा का रुख नहीं भाप पाए, तो यूपीए छोड़ के अलग चुनाव के हार, लालू भी हार गए। तो क्या गलती उन्होंने 2014 में नहीं दोहराई, वो हवा का रुख भापा उन्होंने और सीधे मोदी जी के साथ गए कि जिन मोदी जी के खिलाफ वो पूरी राजनीति करते रहे, बीजेपी के खिलाफ और खासकर मोदी जी के खिलाफ, वो सीधे मोदी जी के पास गए और उनकी प्रशंसा की और हवा के रुख के साथ चले गए। तो कहीं ना कहीं हवा का रुख भी नेता भापते हैं, ये भी देखना चाहिए। 2017 में हवा का रुख भी लोग भापते हैं। कुल मिला के भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। हालांकि विनोद जी ने थोड़ा संतुलन करना चाहा, बोले कुछ प्लस भी हैं भाजपा के पास, लेकिन अगर इतने ही प्लस भाजपा के पास होते तो भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश, और वहां से ऐसी फेरिस्त भाजपा छोड़ने वालों की संकट पैदा करती है। मैं वापस आना चाहता हूँ राजेश चौधरी जी, बड़ा दमदारी से दावा रहता है आपका, नारा रहता है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। क्या हो गया आपके विश्वास का? आपके अपनों का आपके प्रति विश्वास नहीं रहा तो बाकी के संदर्भ में कैसे उम्मीद करेंगे, कैसे निपटेंगे इससे? देखिए हिमांशु जी, मैं बड़े गौर से सब लोगों की बात सुन रहा था और एक ये डिबेट अच्छी दिशा में जा रही है जी। सब लोगों ने आरोप भारतीय जनता पार्टी पे ही लगाए, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है अग्निहोत्री साहब को छोड़ करके जी। उन्होंने बहुत निष्पक्षता से सारी बातें कही और मैं उनकी बात से काफी कुछ सहमत भी। नहीं तो वो एकमात्र हमारे निष्पक्ष पैनलिस्ट है, बाकी तो सब पक्षी हैं, तो आपको उन्हीं से उम्मीद रखनी चाहिए। तो छद्म वेश में भी आके बैठ जाते हैं जी। बहुत सारे चैनल्स पर छद्म वेश में भी मैंने लोगों को बैठे हुए देखा है जी। तो ऐसा नहीं है, निष्पक्षता से कह रहे थे और उसके लिए बहुत बड़े बधाई के पात्र है। देखो राजपूत जी बात कर रहे थे बड़े अत्याचार की, और प्रियंका वाड्रा बड़ा संघर्ष कर रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां उन्नाव पहुंच गई कि यहाँ जेल में डाल दिया, कि वहां उनको तन्हाई में फेंक दिया। मैं सुन रहा था बड़ी गौर से बात, आज ही की घटना है, आपके टेलीविजन पे भी निश्चित रूप से चली होगी जी। अलवर में एक बच्ची के साथ बर्बर तरीके से बलात्कार हुआ है जी। उस बच्ची की आंखें तलाश रही है प्रियंका वाड्रा को, कभी अलवर में भी जाकर के देखो जी। कितना घोर अत्याचार, निर्भया कांड हुआ है वहां दूसरा जी। केवल आपको उत्तर प्रदेश का अपराध नजर आएगा, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कोई अत्याचार अन्याय व्यभिचार होता है तो वो नजर नहीं आएगा। ये दोहरा चरित्र राजपूत जी उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है जी। और मैं दूसरा पूछना चाहता हूँ, बहुत कमी निकाल लो भारतीय जनता पार्टी के, हो सकता है मेरे अंदर कुछ कमी हो, राहुल बाबा नानी घर से आगे क्या जी। जब आपके नेता साल में 6 महीने गायब ही रहते हैं जी, वो नानी घर जाते हैं, मामा घर जाते हैं, ससुराल जाते हैं, कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता रहता है
जी, एकदम अंतर ध्यान हो जाते हैं। आप भी तरसते होंगे कि कैसे भी ये समाचार मिल जाएगा, कहाँ है। जिस समय उन पर एसपीजी सुरक्षा रहती थी तो एसपीजी वाले परेशान रहते थे जी। तो ऐसी स्थिति में आप कांग्रेस को कहाँ ले जाएंगे, ये बहुत बेहतर तरीके से आप अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रहे हो साल 1.5 साल से जी। हाँ, कमी निकालने में आप बहुत अच्छे हो, कभी निकाल रहे होगे, पर आप उंगली उठाते समय देखो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं जी। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे अपने जावेद भाई जी कि बड़ा अन्याय और अत्याचार हो रहा है। भाई विचारधारा की लड़ाई है, आप अपने नजरिए से उनको सोचते हो। आपको जिन्ना में भगवान नजर आता है, इस देश को बंटवारा करने वाला जिन्ना, वो आपको अपना आराध्य नजर आता होगा। सरदार पटेल की तुलना ये जिन्ना से आप करोगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता बारीकी से देखेगी जी। ऐसा नहीं है, सरदार पटेल एक महान देशभक्त थे, उन्होंने इस राष्ट्र का एक नक्शा खड़ा किया जी। सारी रियासतों को मिलाकर के इस राष्ट्र के निर्माण में उनकी अहम भूमिका है जी। आपके पास जवाहरलाल नेहरू जी के पास तो केवल एक अकेली जम्मू कश्मीर पंचायत वो थी रियासत, क्या हाल उसका है। राय चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अखिलेश यादव ने जिन्ना जी को लेकर एक उल्लेख कर दिया, इतनी परेशानी हो गई, और आपके पितृपुरुष ने उसी जिन्ना की मजार पर जाकर कसीदे पढ़ दिए, वो बात आप भूल गए। उसके संदर्भ में आपका वैसा कोई ऐतराज नहीं है। विचारधारा की लड़ाई है, विचार की लड़ाई है, और जिन्होंने इस पार्टी को गढ़ा, जिन्होंने इस पार्टी को इस ऊंचाई तक पहुंचाया, जिन्होंने इस पार्टी को इस मुकाम तक लेकर आने में अपना खून पसीना एक किया, उन्होंने इससे भी कहीं ज्यादा मुखर होकर अपना विचार रखा था। उस विचार के साथ आपका कोई सरोकार नहीं। हिमांशु जी, विचार के साथ हमारा सरोकार है। मेरी बात पूरी होने दिया, जब इसके बाद उस बात का आपका जवाब दूंगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव जी का भी शासन देखा, कितने दंगे हुए थे जी उत्तर प्रदेश में, आप बता सकते हो? 350 के लगभग दंगे 5 साल के अंदर हुए थे। क्यों होते थे वो जी? एक वर्ग विशेष के लोगों को आप बढ़ावा दोगे, तुष्टीकरण की आप नीति अपनाओगे, ऐसे अनेक घटनाएं हुई हैं। कांवड़ यात्रा आ रही है, उसी पर रोक लगा देंगे। तो ये जनता देख रही है। हम दिवाली मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, आप सैफई के अंदर हीरो हीरोइंस का डांस कराते थे। तो ये आपकी प्रायोरिटी है, ये भूलिए नहीं है। जाति के बहाव में कोई नहीं बहने वाला है जी। ये विचारधारा की लड़ाई है विशुद्ध रूप से, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है विशुद्ध रूप से। और कांग्रेस के हमारे मित्र गाय और उसकी बात कर रहे थे, अरे भाई आपके केरल में तो चौराहे पे गाय कट रही थी, आपका यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष गाय काट रहा था जी। कार्रवाई की आपने उसके खिलाफ। आप गाय गौशाला उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, समझ में आ रही है, चलो आपकी बात अच्छी है, पर केरल के अंदर आपका अध्यक्ष यूथ कांग्रेस का गाय काटेगा और यहाँ पे आकर के गाय की रक्षा की बात, हमने ही गौशाला बनाई। ये जो आवारा पशु घूमते हैं, आवारा गाय घूमती है, हमने ही उनको खड़ा किया है। चौधरी साहब, आप थोड़ा मुद्दे से भ्रमित हो गए। विषय यह है कि आपने तो इतने अच्छे काम किए, अपने विचार के प्रति आपके ऐसी कमाल की प्रतिबद्धता है, राज्य के प्रति आपका इतना अद्भुत समर्पण है। सुशासन का अगर कोई चरम है तो वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान ही देश को पहली बार देखने को मिला है। सब बातों पर आपके एतबार करते हैं, हम भी करते हैं, सुरेंद्र भाई भी करते हैं, जावेद जी भी कर रहे हैं, विनोद जी भी करने को तैयार हैं। पर सवाल ये है कि जो इस सरकार में, सुशासन में भागीदार रहे, उनका आपसे विश्वास क्यों उठ गया? बड़ी संख्या में उठ गया, बड़े स्तर पर नाराजगी है, खुलकर नाराजगी है, जबरदस्त तरीके से नाराजगी है। जब आपके अपनों का आप पर भरोसा नहीं है तो दूसरों का भरोसा पाएंगे कैसे? 325 की जगह 350 का दावा था, आपकी हालत तो अभी 200 पार होने के संदर्भ में भी मुश्किल दिखने लगी। कैसे निपटेंगे राजेश जी, थोड़ा बताइए ना। अपनों का विश्वास जिसने खो दिया वो दूसरों का भरोसा कैसे लाएगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है निरंतर प्रवाहित होने वाला संगठन है जी। जिस तरह से नदी निरंतर प्रवाहित होती रहती है, ऐसे ही हमारा जो संगठन गंगा की तरह प्रवाहित हो रहा है। कुछ आते ही, कुछ जाते ही, कुछ छोटी छोटी नदियां जुड़ती रहती है, कहीं पानी कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, पर मंजिल में पहुंचने वाला संगठन है जी। बहुत कोई असर हम पर नहीं पड़ने वाला। यदि आप पिछड़ा अगड़ा की बात कर रहे हैं तो क्या केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ा जाति के नेता नहीं है? स्वतंत्र देव सिंह जी पिछड़ा जाति के नेता नहीं है? अनिल राजभर जी पिछड़ा जाति के नेता नहीं है? अनेक नेता तो हमारे पास है साहब, और भी 20 नाम आपको बता सकता हूं। आपने तो सब बता दिया, लेकिन आप मुद्दे पर बोले नहीं। आप ये नहीं बता पा रहे कि आपके अपने लोगों का विश्वास आपसे उठ रहा है, कैसे निपटेंगे। मैं वापस सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाना चाहता हूं और सुरेंद्र जी आपसे समझना चाहता हूं
ये जो भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ है, ये भगदड़ में आप इत्तेफाक रखते हैं कि कुछ लोगों को टिकट का संकट था इसलिए ये भगदड़ है, कुछ लोगों के रिश्तेदारों को टिकट नहीं मिल रहा था इसलिए ये भगदड़ है, या इससे इतर हालात बता रहे हैं कि भाजपा के पास में ज़्यादा कुछ बचा नहीं इसलिए भगदड़ है? दो तीन बातें हैं हिमांशु भाई जी। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी का जो अफवाह तंत्र है और जिसमें ये सभी लोग एक तरीके की ट्रेनिंग पाए हैं नागपुर से, जब कभी इनके पास कोई जवाब नहीं होता तो लेकर के राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी के ऊपर एक अनर्गल टिप्पणियां करने लगते हैं, नीच निर्लज्ज और ओछी टिप्पणियां करने लगते हैं। मेरे ख्याल से इस पर किसी तरीके की आप लोगों को रोक लगानी चाहिए। जिस आदमी की हैसियत नहीं है दो कौड़ी की, वो आदमी आकर के बात करने लगता कभी राहुल गांधी जी के ऊपर, कभी प्रियंका गांधी जी के ऊपर। अभी एक इन्होंने संदर्भ दिया अलवर की घटना, निश्चित तौर पर उस पर भी मैं जवाब दे देता हूं। दरिंदगी कहीं पर भी हो, किसी की भी सरकार में हो, किसी भी तरीके की उस पे हो, वो दरिंदगी अक्षम्य है और वो दरिंदगी जो है वो कतई नहीं होनी चाहिए। सरकारें दरिंदगी को रोकने के लिए और अपराधियों को कहीं ना कहीं अपराधियों को दंड देने के लिए बनी है। एक बात साफ है कि वो दरिंदे कुछ घंटों में पकड़े जाएंगे, कानून के सम्मुख प्रस्तुत होंगे और उनके साथ कठोरतम व्यवहार होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरीके से नहीं है कि दरिंदों के फेवर में हम लोग रैली निकालें, चाहे वो हाथरस में मुख्यमंत्री जी के सजातीय दरिंदे हों और चाहे वो कठुआ कांड में भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री वहां रेप जो अक्यूज्ड है दरिंदे हैं उनके पक्ष में रैली निकालें। तो इस चीज को लेकर के दरिंदगी पर अगर ये लोग राजनीति करते हैं तो बहुत नीच नीच और ओछी टिप्पणी करते हैं। एक बात। अब आप आ जाइए दूसरी बात पर, जिस बात पर अभी आपने सवाल किया था, क्योंकि मैं सवाल में हमेशा विषय पर रहता हूं। मुझे अफसोस हुआ कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन मॉन्गरिंग तंत्र है, जो अफवाह तंत्र है, ये हमेशा नीचता की बात पर आ जाता है। इसलिए मैंने ये टिप्पणी दोनों की। अब आप आ जाइए इस पर जो आपने बात कही कि साहब इनके पास क्या है क्या नहीं है। मुझे नहीं मालूम, ना मेरा विषय है ये कि क्या इनके पास है क्या नहीं है, लेकिन एक चीज तय है कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ है। भारतीय जनता पार्टी से जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही निराशा है तो जनता कैसे आशा करेगी? आप बताइए 2017 में जनता को आशा रही होगी तभी तो 325 सीटें दी ना। आज जनता को निराशा है तभी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनको छोड़ करके भाग रहे। अब उसके बाद ये आत्मविश्लेषण करने की जगह अहंकार में कांग्रेस को गाली देने लग जा रहे हैं, राहुल गांधी को गाली देने लग जा रहे हैं, अहंकार में प्रियंका गांधी जी को अपशब्दों का इस्तेमाल करने लग जा रहे। तो अगर इसकी जगह पर ये लोग आत्ममंथन करें और आत्मचिंतन करें और सोचे कि इन्होंने कहां गलती की, सोचे कि इन्होंने पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाने की बात करी थी, बनाया योगी आदित्यनाथ जी को, उस गलती को मानने की जगह पर ये लोग गलती पे गलती की बात गलती पे गलती कर रहे हैं। आत्मचिंतन करना चाहिए। पर सुरेंद्र राजपूत जी, क्या ये आत्मचिंतन की जरूरत आपको भी है? 2017 में जब समाजवादी पार्टी के खिलाफ लहर थी तब आपने कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ गठबंधन किया, हालत क्या हुई पूरे प्रदेश ने देखी। अब जब समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होने के लिए इतनी भीड़ दिख रही है, कहीं आत्मचिंतन की आत्मबंधन की जरूरत नहीं पड़ रही? सही समय तो अब था गठबंधन का, चूक गए। आत्ममंथन और आत्मचिंतन की आवश्यकता निरंतर होती है और होनी भी चाहिए। 2017 में अगर हम लोग गठबंधन गलती था तो निश्चित तौर पर हमारे लिए भी गलत था और समाजवादी पार्टी के लिए भी गलत था। हमने समाजवादी पार्टी का बैगेज कैरी किया उस समय जी, और समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें दी। ये अपनी जगह पर दोनों के लिए गठबंधन जो था कहीं ना कहीं नुकसान का विषय रहा। इसी वजह से हमने बहुत स्पष्ट किया कि हम 403 सीटों पर लड़ेंगे और सत्ता के ही लिए ही नहीं, व्यवस्था के परिवर्तन के लिए भी लड़ेंगे। और इसी में अगर आप देखें तो प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमने बड़े ही सुगठित तरीके से हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि 40% महिलाओं की भागीदारी व्यवस्था परिवर्तन का एक हिस्सा है? साफ सुथरे कैंडिडेट व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है। समाज में हर जगह के आने वाले लोग, जैसे आप ही लोग कहते थे कि भाई राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, विनोद अग्निहोत्री जी भी मुझे, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोकूंगा, आपके प्रयास को गंभीरता से ले सकता था, निश्चित रूप से ले सकता था कि अगर ये 40% का फैसला आप उस उत्तर प्रदेश में लेने के साथ साथ उस पंजाब में भी करते जहां पर आपकी 117 सीटों में से 70 के करीब सीटें आती हैं।
आपने 40% सीटें वहां पर देने का फैसला लिया जहां 403 की विधानसभा में कुल 7 सीटें आप 2017 में जीतते हैं। इसलिए आपकी ईमानदारी, आपकी नीयत, आपके संकल्प में खोट नजर आता है, क्योंकि जहां आप मजबूत स्थिति में हैं वहां पर ये संकल्प लेते हुए नहीं दिखते हैं। आप वहां दिख रहे हैं जहां पर आपकी जीत को लेकर एक सामान्य सा बच्चा भी सशंकित है कि कांग्रेस क्या कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी। अगर आपने वाकई इतनी ईमानदारी, राजनीति में नया विमर्श, राजनीति में नई शुरुआत करने का संकल्प लिया होता तो इन 5 राज्यों के संदर्भ में यह फैसला आप क्रियान्वित करके दिखाते तो हम भरोसा कर पाते। लेकिन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जावेद अहमद साहब से वहीं से बात शुरू करना चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनकी बात सुननी चाहिए हमें। जी सुरेंद्र भाई, आपने चूंकि सवाल किया, मैं जवाब दे देता हूं। नहीं, आपका अधिकार बनता है। आपने सवाल किया, निश्चित तौर पर आपका सवाल आपके हिसाब से वाजिब है और हम उस सवाल का सम्मान करते हैं। आज हमने उत्तर प्रदेश से शुरुआत की है, आपको बड़ी जल्दी ही पूरे देश में इस तरीके की चीजें दिखाई देंगी। और हिमांशु भाई, आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ही वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर के आई थी, जिस वुमेन रिजर्वेशन बिल को भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी क्षेत्रीय पार्टियों ने अब तक पास नहीं होने दिया था। और उसके बाद 2014 से तो अभी तक लोकसभा में पेश ही नहीं हो पाया। इतने बड़े महिला विरोधी पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी कि 2014 से लेकर के इन प्रिंसिपल एग्री है, लेकिन आज तक 7 साल हो गए हैं, इन्होंने वो बिल दोबारा सिद्धांत राजी है पर व्यवहार में कर नहीं लाए। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश से शुरुआत की है, जल्द ही पूरे देश में भी आप देखेंगे। सुरेंद्र जी कह रहे हैं भरोसा कर लेते हैं, और मान लो नहीं हुआ तो सुरेंद्र जी के पास तो आसानी है, गलती हो गई मान लेंगे। लेकिन जावेद अहमद साहब से हमारा सवाल थोड़ा अलग है, उनसे जानने में दिलचस्पी है। विनोद अग्निहोत्री जैसा सुधी पत्रकार भी कह रहा है कि भाजपा के विरोध में संभावनाएं लोग सबसे ज़्यादा शायद समाजवादी पार्टी में देख रहे हैं। ऐसे समय पर आप इन पुराने भाजपाइयों को सफाई बनाने के खेल में लग गए। ये उन कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ कितनी बड़ी जाती है जिन्होंने 5 साल इस तथाकथित कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने 5 साल तक इस तथाकथित योगी आदित्यनाथ के कुशासन में संघर्ष किया है। आज वो लोग कितना ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे कि जिनके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज उन्हीं को आपके नेता माला पहना रहे हैं, फूल दे रहे हैं और आने वाले समय में टिकट भी देंगे। आपने समर्पित कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ ये व्यवहार जावेद जी सत्ता की खातिर कितना जायज? नहीं, देखिए आदरणीय हिमांशु जी, मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर देना चाहूंगा और हमारे साथी राजेश जी ने भी जो कहा मैं उस पर भी, क्योंकि देश के मूर्धन पत्रकार आदरणीय विनोद जी सामने बैठे हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं साथ में हूँ इस समय। देखिए, जो सैद्धांतिक चीजें होती हैं, जो वैचारिक चीजें होती हैं, वो वैचारिक चीजें सदैव चला करती हैं। उनको उनकी रफ्तार कभी मध्यम हो सकती है, कभी तेज हो सकती है, या कभी वो ठहराव भी ले लेती है। ये समय समय पर हम सब ने देखा है। ये जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है या हमारी जो भारत की मजबूत सभ्यतागत सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उससे हम आप कहीं अलग और अछूते नहीं हैं। देखिए, सत्ता ही नहीं, सत्ता के साथ कुछ मन में होता है। वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके अपने वैचारिक विमर्श होते हैं, उसके अपने विषय होते हैं, वो उस पर राजनीति करने का काम करता है। वो व्यवहारिक रूप से धरातल पर कितना लेकर आ पाता है, ये समय और परिस्थितियां और नेतृत्व के गुण पर आधारित होता है। ये सभी राजनीतिक दलों के लिए है, ये केवल हमारे लिए नहीं है। ये आत्मसमर्पण जो होता है वो सत्ता के लिए नहीं होता किसी राजनीतिक कार्यकर्ता का, वो समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, देश या प्रदेश के विकास के लिए और देश की मजबूती के लिए होता है। इसमें त्याग और बलिदान की इस देश की परंपरा रही है, इससे भी हम आप इनकार नहीं कर सकते। तो जब समय और परिस्थितियां होती हैं, उन समय और परिस्थितियों में जो लोग अपने को सिद्धांत विचार का झंडा बरदार बताते हैं, जो हर मामले में अपने को बताते हैं कि ये सारी चीजें हमारी पेटेंट हैं, तो ये उन लोगों को भी समझना चाहिए कि पेटेंट कुछ नहीं होता है। आप अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, हम कर रहे हैं तो बहुत खराब है। तो ये जो दोहरा चरित्र है, वो हमारा हो या आपका हो, सुरेंद्र जी भी है, हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जो कारवां है, जो हमारे विचार या सिद्धांत है,
उस पर किसी का अच्छा किसी का बुरा। आप अगर कोई अहंकारी, आप सवाल खड़ा हुआ इस डिबेट में कि स्वामी प्रसाद जी ने अहंकार का शब्द उपयोग किया। योगी जी किस तरीके से पिछले 3 से 4 महीने से किस तरीके से अहंकार और क्रूरता भरे बयान दे रहे हैं। मोदी जी का मुझको वो बयान आज भी भारत की राजनीति का सबसे गंदा बयान है, जब उन्होंने 50 लाख की गर्लफ्रेंड का मुद्दा उठाया था। ये विषय होता है। आप राजनीति में आए हैं, हम आप सामाजिक जीवन में है, सार्वजनिक जीवन में है। हमारा आपका वैचारिक द्वंद्व है, हमारा आपका व्यक्तिगत द्वंद्व नहीं है कि व्यक्तिगत द्वंद्व में आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करें कि गली का कोई जिस तरीके से एक सामान्य सा एक मानसिक जिसका संतुलन वैसा हो, जिसके जो कुपड़ हो, जिसकी समझ ना हो, वो करता। तो ये जो परंपरा पिछले 2013 से डालने का प्रयास किया गया है, ये देश के लिए, समाज के लिए और हम सब के लिए जो भी सार्वजनिक जीवन में है, ये उसके लिए अच्छा नहीं है। ये नकारात्मक संदेश आए हैं, जो भी आए हैं। राजनीति या सार्वजनिक जीवन नहीं पाया। आप जाना कहाँ चाहते हैं? मेरा सीधा सीधा सवाल था आपसे, और वो सवाल ये था कि जिस कुशासन के खिलाफ 5 साल संघर्ष करने का दावा समाजवादी पार्टी करती है, आज वो समाजवादी पार्टी उस कुशासन में भागीदार लोगों के लिए न केवल फूल मालाएं पहनाने में लग गई है, बल्कि उनके लिए सीटें खाली करके देने के लिए भी तैयार है। क्या ये अपने समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं का अपमान नहीं है? इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। आपने पूरा उपदेश दिया, लेकिन इस पर टिप्पणी करने की जहमत नहीं उठाई। कुछ कहने के लिए नहीं, इसलिए या आपको समय पूरा करना था इसलिए? नहीं, समय नहीं पूरा करना था आदरणीय हिमांशु जी, बहुत साफ सी बात है। हमको टिकट नहीं मिलेगा, मेरी चुनाव लड़ने की कभी इच्छा नहीं रही, और जीवन में संभवतः मैं चुनाव भी कभी नहीं लड़ूंगा, ये मेरा अपना संकल्प है। लेकिन राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रहूंगा सदैव। जो लोग दोहरे चरित्र का काम करते, आप बताइए, आपने स्वयं कहा कि जिन्ना जी की कब्र पे तो आपके लौह पुरुष गए थे। उससे भी बड़ी बात है, एक स्वर्गीय आदरणीय नेता है, विदेश मंत्री जैसे पद के रहे, वो उनका स्वर्गवास हो गया। मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने पूरी पुस्तक लिख दी थी जिन्ना की प्रशंसा में। जिन्ना इस देश के बंटवारे का दोषी है, अपराधी है। हमारा उससे आपका क्या रिश्ता है? उसने हमारे हृदय पर घात किया, जिसने हमारे देश को जिसने बंटवारा किया, हमारा उससे क्या रिश्ता हो सकता है? ये चुनाव के समय ये विषय तो आना चाहिए कि 2017 में लोक कल्याण संकल्प पत्र भाजपा का क्या था, वो धरातल पर कितना उतारने का आपने काम किया, वो तो आप उतार नहीं पाए। कुल मिला के योगी सरकार के कामकाज में बात होनी चाहिए। योगी सरकार के कामकाज में जो लोग हिस्सेदार थे उनको हम टिकट देने जा रहे हैं, इसमें आप क्यों बात करना चाहते हैं? जावेद अहमद साहब की बात केवल इतनी ही मुझे समझ में आई। लेकिन मैं आखिरी बातचीत के लिए विनोद अग्निहोत्री जी आपके पास में रुक करता हूं और आपसे समझना ये चाहता हूं कि क्या भाजपा इस भगदड़ को नियति मान के स्वीकार कर लेगी, या भाजपा की कुछ बदली हुई रणनीति को आप महसूस कर रहे हैं? संक्रांति में गुरु गोरखनाथ मठ के मुखिया योगी आदित्यनाथ को अचानक लगा दलित हमारे हैं, हम दलित के हैं, इसलिए आज संक्रांति की खिचड़ी दलित के घर में खाएंगे और पूरे प्रदेश और देश को दिखाएंगे। क्या ये दिखाना भरपाई कर देगा उन आरोपों की जो योगी आदित्यनाथ के तौर तरीकों और सरकार के संदर्भ में लग रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हार मान करके चुप बैठने वाली पार्टी नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी को जितना मैं जानता हूं, जितना आप जानते हैं, यहाँ बैठे सब लोग जानते हैं कि वो आखिरी गेंद तक बैटिंग करती है जी। उसका अपना एक तरीका है। खास करके मौजूदा नेतृत्व की जो भाजपा है तो वो वनडे क्रिकेट खेलती है। ये जो सारी भगदड़ मची है, या जो लोग बीजेपी छोड़ के सपा में गए हैं, तो उनको तो मान लिया बीजेपी ने कि वो गए। हाँ, इसका इतना असर जरूर पड़ा है, जो मेरी सूचना है सूत्रों के हवाले से, बीजेपी के अपने मित्रों के हवाले से, कि जो पहले पार्टी सोच रही थी कि 150 टिकट हम काटेंगे, फिर 100 काटेंगे, अब वो शायद 50-60 की संख्या हो गई है। और जो पुराने विधायकों को टिकट, कई विधायकों को जीवन दान मिल गया, जिनके टिकट कटने की संभावना बहुत ज्यादा थी, उनको इसलिए जीवन दान मिल गया कि पार्टी नहीं चाहती है कि और लोग जो है पार्टी छोड़ के जाए, तो जो है उत्तर प्रदेश में एक भाजपा के खिलाफ एक माहौल बने। तो इसलिए तमाम सारे लोग जो कुछ को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जो समाजवादी पार्टी में बात कर रहे थे, बीजेपी के विधायक हैं और अपनी पार्टी में टिकट वापस पाने की कोशिश भी कर रहे थे, तो उनके साइड टिकट अब इंश्योर हो गए। तो ये हो गया। दूसरा, हो सकता है बीजेपी भी कुछ ऑपरेशन करने की तैयारी में हो, जैसे भी 2-3 दिन पहले हरिओम यादव और एक नरेश सैनी, एक कांग्रेस के विधायक और एक जो है वो समाजवादी पार्टी के
वो भाजपा में शामिल हुए, तो बीजेपी भी कोशिश कर सकती है कि कुछ लोगों को दूसरे दलों से तोड़ करके लाके इसकी भरपाई करे इसकी। लेकिन वो ये अपनी छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपने टिकट बंटवारे में लगी हुई है। एक्साइज में करीब 250 के आसपास टिकट उसने अंतिम निर्णय ले लिया है, पहले दूसरे तीसरे फेज की सीटों का, और आगे की तैयारी कर रही है। और वो फिर अपने तरीके से चुनाव मैदान में उतरेगी अपने उम्मीदवारों को लेके। और योगी जी के सरकार के कामकाज, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां और उनके और अपना जो उसका एजेंडा है हिंदुत्व का, वो सब लेकर के मैदान में उतरेगी। जैसे भी राजेश चौधरी जी ने जिन्ना का जिक्र किया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जिन्ना जो है उसके एजेंडे में है। वो 80-20 का जिक्र जो है योगी जी ने किया अपने भाषण में, तो 80-20 का मतलब क्या आप समझ सकते हैं, जिसका जवाब स्वामी प्रसाद मौर्य ने 50 तो अंतिम गढ़े जाएंगे। भाजपा इस चुनाव को हिंदुत्व के ध्रुवीकरण पर लाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसको पिछड़े वर्गों की एकता के एजेंडे पर लाके खड़ा कर दिया है, जो सामाजिक न्याय की राजनीति का मूल बिंदु है, मंडलवादी राजनीति का। क्योंकि अब ये चुनाव मुझे लगता है हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय आप कहें या मंडलवादी कहें, उसके बीच में होगा। हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय पे परिवर्तित हो रहा है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की दृष्टि से पहली बार नहीं होगा। 1990 के दौर में भी मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई को देश ने देखा था। उत्तर प्रदेश वापस उसी दिशा में जा रहा है। क्या उस दिशा में जाना राज्य और देश दोनों के लिए बेहतर है, इस पर हमें और आपको विचार करना चाहिए। लेकिन सियासत का खेल ऐसा है जिसमें बात समाज के हित की जाती है, बात लोगों के हित की जाती है, लेकिन दरअसल कुल मिलाकर स्वहित और दल हित से ऊपर कुछ नहीं देखा जाता। क्या उत्तर प्रदेश कोई अपवाद इस चुनाव में साबित कर पाएगा? हमारी निगाह रहेगी। आप चारों मेहमानों का लेके बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चर्चा भी पूरी नहीं हुई है, सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि चुनाव लंबा चलना है। तो हम उत्तर प्रदेश के विषय को लेकर लगातार चर्चाएं करते रहेंगे। लेकिन अब समय है आज के शेर का। जो कुछ भी वर्तमान में चल रहा है, कोई इस दल में जा रहा है, कोई उस दल में जा रहा है, कोई बता रहा है ये तो मतलबी लोग हैं, कुछ लोग इस प्रकार के हैं, कुछ लोग उस प्रकार के हैं। इस बात को बड़ा कमाल का एक शायर ने कहा। किस शायर ने कहा वो नाम हमें पता नहीं चला, लेकिन शेर कमाल का है। वो शेर ये कहता है, मुझको क्या हक मैं किसी को मतलबी कहूं, मुझको क्या हक मैं किसी को मतलबी कहूं, मैं खुद ही खुदा को मुसीबत में याद करता हूं। क्या कमाल का शेर कहा। तो अब इसके बाद में किसी भी नेता के संदर्भ में कोई कुछ क्यों बोले। तो बस अब मुझे दी इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।